हेलो एवरीवन। आज हम लोग बैंकिंग का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो बैंकिंग के पार्ट 1 में हमने कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ा और अब सेंट्रल बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा जिसमें हमारा यूनिट में आता है मनी एंड बैंकिंग। आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर इस टॉपिक में क्या है। सबसे पहला सेंट्रल बैंक। हमने कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ते हैं। तो सेंट्रल बैंक आखिर क्या होता है? सेंट्रल बैंक को बोला गया इट इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स, डायरेक्ट्स द इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे देखो कि सेंट्रल बैंक को बोला गया एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी का मतलब क्या हो गया? सुप्रीम। एपेक्स का मतलब सबसे ऊपर। ठीक है। अब ये क्या काम करता है? ये कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है और डायरेक्ट कर रहा है। किसको? तो इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। अब इसमें कुछ इसके फीचर्स हैं जो हम लोग डिटेल में तो पढ़ेंगे ही। अभी यहाँ पे एक शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं, शॉर्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। इट इज एन एपेक्स या सुप्रीम बॉडी एंड रेगुलेट्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द कंट्री। मनी सप्लाई के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मनी चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है और आपने क्रेडिट क्रिएशन भी देखा कि क्रेडिट को भी कैसे रेगुलेट करता है। दूसरा है डज नॉट डील विद द पब्लिक। आरबीआई पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता है, यानी आपको अगर अकाउंट ओपन करवाना है आप आरबीआई के पास नहीं जा सकते हो। आरबीआई के पास आप यहाँ पे यानी सेंट्रल बैंक के पास आप अकाउंट वगैरह ओपन नहीं करवा सकते हो, या कोई आपको प्रॉब्लम है आप कॉमर्शियल बैंक से आप डील करोगे। ओके। नेक्स्ट, इट डज नॉट इट फंक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। इट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू इशू करेंसी और नोट्स। ठीक है। इसके पास राइट होता है किस चीज का? तो करेंसी प्रिंट करने का। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं ऑल द फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक। इंडिया सेंट्रल बैंक इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कब हुआ था? अप्रैल 1935 को। वो भी हमारा एक साल पहले जो इंडिया आरबीआई एक्ट पास हुआ 1934 में। तो आरबीआई एक्ट पास हुआ था कब? 1934 में, और स्टैब्लिश हुआ आरबीआई अप्रैल 1 1935। ओके। 1935 अब जैसे आप देख रहे हो, यानी कि इससे पहले ये प्राइवेट प्राइवेट कंपनीज के ऑपरेशन में था। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज इसको ऑपरेट कर रही थी। और ये हमारा आजादी के बाद फिर क्या हुआ? नेशनलाइज हुआ, यानी कि नेशनल यानी गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर ले लिया। अब देखो यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा कि आरबीआई का ये सिंबल है। इस सिंबल में टाइगर और पाम ट्री है। टाइगर रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड पाम ट्री रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी, यानी कि स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी इस चीज को शो करता है ये सिंबल। ओके। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके कुछ फंक्शंस पे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं ये अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है करेंसी अथॉरिटी या बैंक ऑफ इशू इसे कहा जाता है। नाउ करेंसी अथॉरिटी या बैंक ऑफ इशू क्या है? आरबीआई के पास यानी सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन द कंट्री। कंट्री में करेंसी जो इशू करने का काम होता है वो किसका होता है? वो सेंट्रल बैंक का होता है। और हमारी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई। तो आरबीआई के पास सोल राइट यानी कि अकेला राइट है किस चीज को इशू करने का? पेपर करेंसी नोट्स को इशू करने का, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स, 1 रुपए के नोट को और कॉइन्स को छोड़ के बाकी सभी नोट्स को आरबीआई प्रिंट करती है, इशू करती है। और इन सभी को नोट्स और कॉइन्स को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 1 रुपी नोट और यहाँ पे कॉइन्स को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। ओके। नेक्स्ट, ऑल द करेंसीज issued by central bank is its monetary liability. That is, central bank is obliged to back the currency with assets, that is gold, coins, gold bullions, foreign securities, and domestic governments, local currency security of equal value to enhance the public confidence in पेपर करेंसी। तो एक बात आप जान लो क्या होता है कि करेंसीज जो प्रिंट होती है, जो नोट्स प्रिंट होती है, उसमें उतना का वैल्यू कैसे आता है? अगर यहाँ पे इस पे 500 लिख दिया गया, ये नोट का प्रिंटिंग कॉस्ट या सब लगा के पैसा लगा के भी 2-3 रुपए ही कुछ आते हैं। ठीक है। अब इसे प्रिंट करने में इतना कम कॉस्ट लग रहा है, या मान लो अगर 10 रुपए भी कॉस्ट लग रहे हैं, लेकिन इसका वैल्यू 500 है, तो कैसे पब्लिक इस पे भरोसा करती है? सबसे पहला कि
जो भी करेंसीज होता है तो उसे बैक किया जाता है, यानी कि जितना करेंसी नोट्स प्रिंट होता है तो उसके बराबर में क्या करना पड़ता है यहाँ पे कि कुछ सर्टेन एसेट्स है ना, एसेट्स को हमें बैक करना पड़ता है, यानी कि रखना पड़ता है उतना वैल्यू का। जैसे गोल्ड कॉइन हो गया, गोल्ड बुलियंस हो गया, फॉरेन सिक्योरिटीज हो गया, डोमेस्टिक गवर्नमेंट्स लोकल करेंसी सिक्योरिटीज हो गया। तो इन सभी को उतना वैल्यू के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है, यानी 500 का अगर नोट प्रिंट हो रहा है तो उतना का वो क्या करना पड़ेगा, एसेट भी रखना होगा, तभी जाके इसमें ये पावर आएगा। तो अब लेकिन क्या होता है जनरली, अगर लेटेस्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको अगर बताऊं तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता है कि आज के डेट में जितनी भी करेंसी नोट प्रिंट हो रही है या आरबीआई ने प्रिंट की है, सो सभी आज के डेट में बैक नहीं है ये गोल्ड और फिर बुलियंस के थ्रू। ठीक है, ये पहले होता था गोल्ड स्टैंडर्ड जब होता था तो, लेकिन अभी भी बहुत सारी यानी कि जो सिक्योरिटी जो हमारे पास जो पैसे हैं करेंसी नोट से, तो उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज बैक्ड है। लेकिन अधिकतर जो है रेगुलेशन में जो अधिकतर है वो सभी क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस पे चल रहा है या गारंटी या भरोसे पे चल रहा है, जिसको हम लोग फेथ कहते हैं। सो आपने नोट देखा होगा, और नोट जब आप देखोगे, जैसे कोई भी नोट आप उठा लो 500 का, या फिर आप 200 का उठा लो, 100 का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, किसी नोट को भी आप जब उठाओगे तो वहां पे आप देखना कि लिखा रहता है, गवर्नर का सिग्नेचर रहता है और उसका कुछ गारंटी लिखा रहता है कि आई गारंटी टू पे द पर्सन द अमाउंट ऑफ 500 या 10 या 20 ये। सो ये यहाँ पे एक प्रॉमिस लिखा हुआ रहता है। आपके पास अगर नोट होगा तो आप देखना। तो मैं तो यहाँ पे थोड़ा प्रेजेंटेशन बनाने के टाइम भूल गया कि यहाँ पे करेंसी नोट लगा दूं, तो लगा देता तो ज्यादा यहाँ पे बेटर होता। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर नोट होगा तो आप वहाँ पे देख लेना, है ना। सो आप नोट अभी भी पॉज करके आप नोट को देखो, और वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो नोट को। तो नोट में आपको ये लिखा हुआ रहेगा कि आई प्रॉमिस टू पे, और फिर उसके बाद गवर्नर का सिग्नेचर होता है। तो यहाँ पे गारंटी के अकॉर्डिंग, फेथ के अकॉर्डिंग आज के डेट में हमारी करेंसी चल रही है। ठीक है, लेकिन जितनी भी सर्कुलेशन में है नोट्स, तो उसका सर्टेन परसेंटेज अभी भी बैक्ड है गोल्ड और बुलियन से। लेकिन अधिकतर जो चल रहा है वो गारंटी के अकॉर्डिंग चल रहा है, प्रॉमिस के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, फिर और क्या है कि एडवांटेजेस ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू विथ आरबीआई, क्या क्या इसका एडवांटेज है कि इसके पास सोल अथॉरिटी है। सो इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। सो यूनिफॉर्मिटी यानी एक तरह का नोट ही रहता है, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ये काम नहीं सौंपा गया है। तो यूनिफॉर्मिटी रहेगा नोट सर्कुलेशन में कि एक यूनिफॉर्म वे में सर्कुलेट होगा नोट। ओके, इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बिकॉज करेंसी विद पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो अब जैसे हमारे सिचुएशन, हमारी कंट्री का सिचुएशन कभी फ्लक्चुएट होते रहता है। अब सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है कि इस पे उसको, उसके पास पावर है आरबीआई के पास कि वो उसे कंट्रोल कर सके। मनी सप्लाई कितना पब्लिक के पास है, कितना वापस हम ले सकते हैं, सो इसे कंट्रोल करती है आरबीआई। ओके, इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू have supervision and control over the central bank with respect to issue of notes. So गवर्नमेंट को भी ये क्या होता है कि ये इनेबल करता है सुपरविजन के लिए और कंट्रोल लगाने के लिए। ठीक है, कि आप कितना नोट्स प्रिंट करते हो, सुपरवाइज करना, ये सभी चीजों को, सभी चीजों में मदद करता है हमारा सेंट्रल बैंक। फिर और क्या है, इट इंश्योर पब्लिक फेथ इन करेंसी सिस्टम। सो लोगों का भरोसा हो करेंसी सिस्टम में, तो ये भी, इसका भी काम आरबीआई का ही है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन स्टैब्लिशिंग स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। सो करेंसी का जो इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू है, सो उसको स्टेबलाइज करने में आरबीआई मदद करता है। नेक्स्ट है बैंकर टू दी गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज बैंकर टू दी गवर्नमेंट? सो बैंकर टू दी गवर्नमेंट में यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं। सबसे पहला कि गवर्नमेंट का बैंकर आरबीआई है। ठीक है, यानी कि इट कैरीज ऑल द बैंकिंग बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट जो भी पैसे का लेन देन करती है वो सभी लेन देन आरबीआई के थ्रू होता है। ठीक है, इट मेंटेन्स करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंस। सो गवर्नमेंट का करंट अकाउंट ही ओपन करती है कि कैश बैलेंस उसका मेंटेन कर सके। नेक्स्ट है, इट एक्सेप्ट रिसीट एंड मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड कैरीज आउट एक्सचेंज, रेमिटेंस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन। सो यहाँ पे क्या हो गया कि गवर्नमेंट के बिहाफ में
ये रिसीट करती है, पेमेंट करती है, रेमिटेंसेस जो आया उसे एक्सेप्ट करती है या किसी को सेंड करना है, ये सभी काम आरबीआई करती है गवर्नमेंट के बिहाफ में। ओके, इट गिव्स लोन एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्पोररी पीरियड्स, और वक्त आने पे जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो वहां पे यहाँ पे आरबीआई भी क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को। फिर एज एन एजेंट द सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेट। सो पब्लिक से भी क्या किया जाता है, यहाँ पे कर्ज लिया जाता है, डेट लिया जाता है, बहुत अलग अलग तरह के फॉर्म में। जैसे आप देख सकते हो अलग फॉर्म क्या यहाँ पे होगा, तो बॉन्ड्स के फॉर्म में क्या करती है, सिक्योरिटीज इशू किया जाता है। सो सिक्योरिटीज जब इशू किया जाता है तो पब्लिक से पैसा आता है, तो वो हो गया काइंड ऑफ पब्लिक डेट। सो पब्लिक डेट को यहाँ पे पूरा करने का या मैनेज करने का काम करती है आरबीआई। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एडवाइजर। सो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर भी है सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। सो द सेंट्रल बैंक एडवाइसेस द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। नाउ व्हाट आर बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, यानी सभी बैंक का भी बैंक है और ये सुपरवाइज भी करता है, सुपरवाइजर भी है बैंक्स का। सो अब यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहला इसमें एक फंक्शन आ रहा है कि कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। तो होता क्या है कि जो भी कॉमर्शियल बैंक्स होता है, सो कॉमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का सर्टेन परसेंट क्या करना पड़ता है, रिजर्व करना पड़ता है। ठीक है, आरबीआई के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक जितने भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है उसका सर्टेन परसेंटेज क्या करना पड़ता है, रिजर्व करना पड़ता है ना। सो आरबीआई के पास उसे रिजर्व रखना पड़ता है, उसे कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, ये आगे भी अभी बताऊंगा मैं आपको। सो कैश रिजर्व रेशियो, तो एक सर्टेन प्रोपोर्शन, एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास रखना होता है। सो ये इसलिए, और वो आरबीआई कस्टडी में अपने रखती है। ठीक है, इसलिए रखती है कि हमारा रिजर्व एक पर्टिकुलर मेंटेन हो और सिक्योरिटी, एक सेफ हमारा बैंकिंग सिस्टम रहे। ठीक है, इमरजेंसी के सिचुएशन में ये पैसे ही काम आएंगे। सो रिजर्व्स इसीलिए रखा जाता है। फिर दूसरा है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या, कि जो भी कॉमर्शियल बैंक्स होती है, सो कॉमर्शियल बैंक्स को अगर इनकेस पैसों का जरूरत पड़े, है ना, अचानक से उसे ज्यादा पैसों का अगर जरूरत पड़े, तो सबसे पहले वो दूसरे बैंक्स को अप्रोच करती है ना, दूसरे बैंक्स को अप्रोच करती है या वो खुद से पैसों का इंतजाम करने का सोचेगी। और अगर खुद से वो पैसे का इंतजाम नहीं कर पाई, कॉमर्शियल बैंक्स अगर खुद से पैसे का इंतजाम कोई अदर सोर्सेस से अगर नहीं कर पा रही है, तो लास्ट ऑप्शन उनके पास आरबीआई है ना, लास्ट ऑप्शन आरबीआई है। फिर आरबीआई के पास हो जाती है और आरबीआई उसे लोन ग्रांट करती है ना, आरबीआई उसे लोन ग्रांट करती है और फिर ये स्टेबलाइज हो पाता है। सो लास्ट ऑप्शन क्या है, आरबीआई है हमारे पास। अगर कुछ नहीं होगा तो आरबीआई तो है ही। तो ऐसा एक आप केस देख सकते हो कि 2020 में हुआ था, है ना, 2020, ऐसा तो कई बार हुआ है। सो 2020 में यस बैंक पे ये एक प्रॉब्लम मंडराया आया था। आप ये देख सकते हो कि 2020 में यस बैंक पे एक प्रॉब्लम आ गया कि इनके पास फंड्स का प्रॉब्लम हो गया था और कहीं से इन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे। फिर लोग अप्रोच करने लगे कि मुझे मेरा पैसा दे दो, डिपॉजिटर्स आने लगे, जो भी डिपॉजिटर्स थे, सेवर्स थे, वो सभी आने लगे और पैसा विड्रॉ करने लगे। सो उस टाइम में लास्ट ऑप्शन जो आरबीआई था, तो आरबीआई ने यस बैंक को पैसे दिए थे और फिर यस बैंक को बचाया था। अदरवाइज ऐसे सिचुएशन में बैंक क्या हो सकता है, डूब भी सकता है। ठीक है, और उसे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस। अब देखो क्लियरिंग हाउस, तो आरबीआई क्लियरिंग हाउस के जैसा भी ट्रीट करता है ना। क्लियरिंग हाउस क्या करता है, यह क्लेम्स को सेटल करता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, एक एग्जांपल से समझो आप, कि मान लेते हैं कि एसबीआई है। ठीक है, सो अब क्या है कि एसबीआई का कस्टमर अगर एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स को पैसे सेंड कर रहा है, सो ये डायरेक्टली, ये जो डायरेक्टली ऐसे एक कस्टमर, एक बैंक का कस्टमर दूसरे बैंक के कस्टमर्स को पैसे सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो ये डायरेक्टली होना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सो इसमें आरबीआई जो है वो इंटरमीडिएटर का रोल प्ले करता है ना। आरबीआई यहाँ पे क्या करता है, इंटरमीडिएटर का रोल प्ले करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कि एसबीआई का कोई कस्टमर अगर कोई दूसरे, यहाँ आप कोई भी बैंक रख सकते हो, तो एग्जाम्पल के लिए हमने ये दो बैंक रखा है। सो एच डी एफ सी के कस्टमर को यहाँ सेंड कर रहा है,
यहाँ पे मान लेते हैं कि एसबीआई के कस्टमर ने क्या किया, चेक लिखा, ठीक है, चेक लिखा एचडीएफसी को। तो यहाँ पे एचडीएफसी क्या करेगा, एचडीएफसी में जो चेक जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, आरबीआई को पहले सेंड किया जाएगा। आरबीआई उसे प्रॉपरली चेक करके कि सब कुछ सही है या नहीं, ये सब चेक करके फिर यहाँ पे एसबीआई को सेंड कर देगा। तो इस तरीके से क्या हो गया कि अगर यहाँ से चेक मान लेते हैं कि दिया गया है, तो एसबीआई के पैसे को क्या करेगा, वो घटा देगा और एचडीएफसी का बढ़ा देगा आरबीआई, है ना। सब कुछ अगर क्लियर हो गया तो एसबीआई के यहाँ पे क्या होगा कि एसबीआई के अकाउंट से उतना पैसा को घटा देगा और एचडीएफसी के अकाउंट में उतना डाल देगा। तो ये सब किसके थ्रू होता है, ये सब सेटलमेंट आरबीआई के थ्रू होता है, इसीलिए इसे क्लियरिंग हाउस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है एज अ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे देखता है कि सही काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल द कॉमर्शियल बैंक। द रेगुलेशन मे बी रिलेटेड टू देयर लाइसेंसिंग, जैसे लाइसेंस से रिलेटेड हो गया, ब्रांच से रिलेटेड हो गया, ब्रांच एक्सपेंशन से रिलेटेड, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, मैनेजमेंट, अमलगमेशन एंड लिक्विडेशन। ओके, नेक्स्ट इट आल्सो इंक्लूड्स पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स। बैंक्स का पीरियोडिक इंस्पेक्शन, कि बैंक्स में कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं चल रहा है, तो ये टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करते रहता है आरबीआई। नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज किसे कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं फॉरेन करेंसीज को। हर एक इकोनॉमी के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होता है, तो वही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा आरबीआई मेंटेन करता है। तो ये किस लिए काम आता है, तो ये इंटरनेशनल पेमेंट्स में काम आता है। जब हमारा जो इकोनॉमी है, हमारी कंट्री इंपोर्ट कर रही है, तो इंपोर्ट में पेमेंट लगेगा, तो पेमेंट हमारा इंडियन रुपी में नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड करेंसी में होता है, जनरली वो डॉलर है, ठीक है। डॉलर में पेमेंट किया जाता है। तो इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व मेंटेन करती है आरबीआई। नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई में दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव मेजर्स। हम लोग को मेनली क्वांटिटेटिव को ही देखना है। ये सब क्वांटिटेटिव मेजर्स है, ये क्वालिटेटिव लिखा गया है, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव मेजर्स। इसमें सबसे पहला है बैंक रेट या डिस्काउंट रेट। तो बैंक रेट क्या होता है, इट इज अ मिनिमम रेट एट विच Central Bank of a country gives credit to the commercial bank for long term against approved securities. जब भी आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। जिस रेट से वो लोन प्रोवाइड करती है उसे बैंक रेट कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए, आरबीआई देखो कैसे यहाँ पे इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। अगर बैंक रेट बढ़ा दिया जाए, तो आरबीआई ने क्या किया है, लोन दिया है, किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को लोन दिया, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए, तो फिर कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेगा, वो भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, लोन पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, है ना। अब लोन पे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो जो भी कस्टमर्स या फिर जो भी क्लाइंट्स हैं वो लोन लेने आ रहे हैं, तो उन्हें लोन महंगा पड़ेगा, कि इंटरेस्ट रेट अभी ज्यादा है, तो वो लोन क्या करेंगे, कम लेंगे। तो अगर इकोनॉमी में अगर ऐसा है कि लोन कम लिया जाए या मनी सप्लाई कम हो इकोनॉमी में, आरबीआई क्या कर सकती है, बैंक रेट को बढ़ा सकती है। बैंक रेट को बढ़ाने से ये होता है कि लोन का भी रेट बढ़ जाता है, और लोन का रेट बढ़ने से लोग कम लोन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक रेट अगर रिड्यूस होगा, तो इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेक द क्रेडिट चीपर। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, क्रेडिट और सस्ता हो जाएगा, लोन सस्ता हो जाएगा। अगर बैंक रेट घट गया, तो कॉमर्शियल बैंक्स भी अपना रेट घटा देगी। इस तरीके से ज्यादा लोग लोन लेंगे और मनी सप्लाई सिस्टम में क्या होगा, बढ़ेगा। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा। तो इकोनॉमी में सिचुएशन के अकॉर्डिंग, है ना, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये बढ़ाया या घटाया जाता है, जिस तरह का नीड होता है उस तरह का पॉलिसी अपनाया जाता है। नेक्स्ट है रेपो रेट या रीपर्चेज रेट। ये भी बैंक रेट ही जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोन दिया जा रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जा रहा है। आरबीआई जब भी कॉमर्शियल बैंक्स को क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो जिस रेट से वो लोन प्रोवाइड करती है उसे रेपो रेट या रीपर्चेज रेट कहा जाता है। ओके, अब इसका मतलब, अब ये सेम चीज कि कैसे इकोनॉमी में चेंजेस आता है। आरबीआई अगर रेपो रेट को बढ़ा दे, तो रेपो रेट को अगर जैसे ही बढ़ा देगा,
तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, यानी लोन और क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, क्योंकि लोन पे भी इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक्स भी बढ़ा देगी। फिर उसी तरह से लोग अब सोचेंगे कि लोन लेना काफी महंगा है, लेना पड़ रहा है 100 रुपया और लौटा रहे हैं तो 120 रुपया, ऐसा भी हो सकता है एक पर्टिकुलर केस अगर हम लोग देखें तो लोग सोचेंगे कि नहीं, लोन नहीं लेते हैं या पोस्टपोन कर देंगे, बहुत अर्जेंट होगा तो ही। तो इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट चाह रही है, इकोनॉमी ऐसा जरूरत है इकोनॉमी में कि हमें मनी सप्लाई ज्यादा नहीं करना है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो इसके सिचुएशन में इन्फ्लेशन आने की संभावना है। सो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया जाता है। नेक्स्ट है कि जस्ट ऑपोजिट की रिड्यूस कर दिया जाए। अभी अगर हमें परचेजिंग पावर लोगों का बढ़ाना है तो रेपो रेट को क्या कर दे, घटा दे। ठीक है, सो रेपो रेट को अगर घटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, लोन और सस्ता हो जाएगा। तो लोन सस्ता होगा तो इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे और फिर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाएंगे प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट आगे देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो ये एक और तरीका है मार्केट को कंट्रोल करने का आरबीआई का। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। सो ये गवर्नमेंट के बिहाफ में जब सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करती है आरबीआई, ठीक है, सिक्योरिटीज यहाँ से यहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह होता है जनरली। सो अगर आरबीआई ऐसा कर रही है सेल या परचेज ट्रेजरी बिल्स का या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, तो उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। इट डज नॉट मैटर whether the securities are bought or sold to the public or banks, because ultimately the amount will be deposited in the transferred from some bank. So अब यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि खरीदा जा रहा है या सेल किया जा रहा है, ठीक है, whether the securities are bought or sold, क्योंकि वो सब बैंकिंग के थ्रू, बैंक्स के थ्रू रूटेड है। तो अल्टीमेटली पैसा तो बैंक में ही आएगा, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है तो पैसा बैंक में ही आएगा। ठीक है, लेकिन अब सिचुएशन की एक आदमी से हटके दूसरे आदमी के पास, दूसरे के पास चला गया तो है तो वो बैंक के ही थ्रू। अगर पूरा इकोनॉमी को हम लोग इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम को वन यूनिट माने तो है पैसा बैंक के ही पास। नेक्स्ट है इसमें किस तरह से वो काम करती है आरबीआई, तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज। तो सेंट्रल बैंक जो है वो सिक्योरिटीज को सेल करती है। सेल करने से क्या होगा, इट रिड्यूसेस द रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक। सो जब सिक्योरिटीज सेल करेगी किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को। सो कॉमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज को क्या करेगा, परचेस करेगा। तो परचेस जब सिक्योरिटीज को करेगा तो पेमेंट भी करेगा। तो ऐसे पेमेंट जब करेगा वो आरबीआई को तो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे कम हो जाएंगे। तो पैसे जब उसके पास कम होंगे तो कम लोन देगा, है ना, कम लोन देगा यहाँ पे, और कम लोन देगा तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में घटेगा, कम से कम मनी सप्लाई होगा। ठीक है, सो मनी सप्लाई वाला टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि बार बार टॉपिक ये आ रहा है, तो आप मनी का जो चैप्टर है, जो वीडियो है वो आप जरूर देखो। सो ये डिस्क्रिप्शन में ये सब कुछ मेंशन आपका किया हुआ है। ठीक है, सो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, यहाँ पे बैंकिंग का पार्ट 1 भी मिल जाएगा, पार्ट 2 तो आप देख ही रहे हो, और मनी का भी यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, सो कंप्लीट आप अच्छे से अगर एक सीक्वेंस में देखते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। तो अगर फिर से सेंट्रल बैंक से वापस परचेज कर लिया गया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, सो इट इंक्रीजेस द रिजर्व्स एंड रेजेस द बैंक एबिलिटी टू गिव क्रेडिट। सो बैंक के पास फिर से पैसा क्या हो गया, आ गया। नेक्स्ट है लीगल रिक्वायरमेंट या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। नाउ लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है, सो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट वही जो रिजर्व्स मेंटेन करना होता है। अब यहाँ पे दो तरह के रिजर्व्स हो जाते हैं, एक कैश रिजर्व रेशियो हो गया, है ना, और एक हो जाता है यहाँ पे, सो एक कैश रिजर्व रेशियो हो जाता है और एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो इसमें आप देखो कि कैश रिजर्व रेशियो क्या है। सो कैश रिजर्व रेशियो को मिनिमम रिजर्व रेशियो भी कहा जाता है। सो डिपॉजिट्स का, जो भी कॉमर्शियल बैंक्स का जो डिपॉजिट है उसका सर्टेन परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज जो आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है, उसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। क्या इसमें आपने समझा कि जो भी डिपॉजिट है, यानी डिपॉजिटर्स डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि 100 करोड़ डिपॉजिट किया गया है, ठीक है, सो 100 करोड़ किसी कॉमर्शियल बैंक के पास है। अब इसका सर्टेन परसेंटेज जो आरबीआई डिटरमाइन करती है, तो मान लेते हैं कि इसका 4% अगर क्या कर दिया गया, रिजर्व रख लिया गया, तो इसका 4% जो होगा, ठीक है, वो 4% यानी कि इसका 4% क्या हो गया, 100 करोड़ का 4% 4 करोड़ हो गया। ठीक है, सो 4 यहाँ पे 4 करोड़ क्या हो गया, 4% जो हो गया वो क्या होगा,
आरबीआई के पास रखा जाएगा कैश फॉर्म में, यानी कि इसका सर्टेन परसेंटेज कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखा जाता है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो. सो अ चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट. अगर कैश रिजर्व रेशियो अगर क्या होगा, फॉर इंस्टेंस इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, अगर कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा होगा, so it reduces the excess reserve of commercial bank and limit their credit creating power. अगर उसे ज्यादा से ज्यादा अगर कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़े तो फिर क्या होगा कि वो कम से कम लोन प्रोवाइड कर पाएगा. ठीक है, और जस्ट अपोजिट भी सिचुएशन हो सकता है. उसी तरह से है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर. अब एसएलआर क्या है सेम चीज की डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज. अब यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, बैंक्स को खुद के पास रखना पड़ रहा है. तो ये कैश के फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड के फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, सो जब खुद के पास यहाँ पे वो क्या कर रहा है, रख रहा है डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज, यानी सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज विद कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ. खुद के पास अगर उन्हें मेंटेन करना हो, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. और आरबीआई के पास जब रखना हो तो वो हो गया कैश रिजर्व रेशियो. ठीक है, SLR is maintained in the form of designated liquid assets such as excess reserve, unencumbered government and other approved securities or current account balances with other banks. Change in SLR affects the freedom of banks to sell government securities or borrow against them from central bank. An increase in SLR reduces the ability to give credit and vice versa. तो बात यही है, सेम ही है कि यहाँ पे क्या हो गया कि जितना एसएलआर अगर बढ़ेगा तो लोन कम वो प्रोवाइड कर पाएंगे. नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक कैन इन्फ्लुएंस द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द बैंक्स बाय मेकिंग चेंजेस इन एसएलआर और सीएलआर. ठीक है, सो ये तो हमने कुछ केसेस देख ही लिया है इसके बारे में. नेक्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. नाउ मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? सो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब आप समझो, it is a difference between the amount of loan and market value of securities offered by borrower against the loan. अब इसका मतलब क्या हो गया? सो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लोन दिया जा रहा है, जैसे आप देखो एक एग्जांपल है, इफ मार्जिन फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक इज 40%, then the commercial bank is allowed to give loan only up to 60% of the value of the security. ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि किसी को लोन चाहिए तो उसे सिक्योरिटी रखना पड़ेगा बैंक के पास. अब एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर उसे 100 रुपए का लोन चाहिए, या मान लेते हैं कि अगर 100 रुपए का वो सिक्योरिटी रखता है तो कितना उसे लोन दिया जा सकता है. तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या कि ये 100 रुपया अगर रखा तो 40%, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देखो कि 40% उसका लोन का उसे क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा. तो अब जैसे ये सिक्योरिटी जो हो गया 100 रुपीज का है, तो इसे 40 घटा के इस दोनों का जो गैप है दैट इज 60%. सो उसे 60% ही लोन दिया जा सकता है, यानी कि लोन जो है, यानी आप जो सिक्योरिटीज रखोगे उसका उससे कम ही आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा. वो हो गया मार्जिन. जितना आपने सिक्योरिटी रखा है और जितना आपको लोन प्रोवाइड किया गया है उसका जो गैप है वही हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट. सो ये तय होता है सेंट्रल बैंक के द्वारा. सेंट्रल बैंक उससे फिक्स करती है कि कितना मार्जिन रहेगा. अगर मार्जिन ज्यादा है सो कम से कम लोन क्या करेंगे, लोग लेंगे. कि अगर सिक्योरिटी 100 रुपया रख रहे हैं और लोन 60 रुपए का ही मिल रहा है, सो इतना ज्यादा मार्जिन होगा तो लोग क्या करेंगे, लोन कम लेंगे. और अगर कम यहाँ पे मार्जिन होगा, जैसे ठीक है 10 रुपीज का ही मार्जिन है, सो आपने 100 रुपए का रखा, आपको 90 रुपीज मिल रहा है, सो ये टॉलरेटेबल है कि लोग टॉलरेट कर सकते हैं. लेकिन अगर जैसे 50 रुपीज 60 रुपीज इतना का अगर गैप हो जाएगा, मार्जिन जितना ज्यादा बड़ा होगा तो उतना कम लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे. सो आरबीआई इसके अकॉर्डिंग मार्जिन भी फिक्स करती है. ओके, सो इस तरह से आपको आपका जो चैप्टर है बैंकिंग का, सो वो आपका कंप्लीट हो गया. सो मनी एंड बैंकिंग वाला भी यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया. नेशनल इनकम का यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है. ठीक है, अब आगे हम लोग और भी जो टॉपिक्स है उसको देखेंगे. सो आप बने रहें हमारे साथ, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू एवरीवन.